आइए स्टार्ट करते हैं अपने लर्निंग आउटकम, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन टाइप एनर्जी। स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है, यानी कि जो आपका इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है वो कैसे काम करता है, वो अब हमें यहाँ पे समझना है। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे कोई भी वोल्टेज अप्लाई किया, कोई भी सप्लाई दिया आपने, ठीक है। तो ये जो आपका इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर या कोई भी जो एनर्जी मीटर है वो आपके हाउस होल्ड या फिर इंडस्ट्री का सबसे पहला एलिमेंट या सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपके सप्लाई से कनेक्ट होता है। जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो आपको सप्लाई देती है, उससे सबसे पहला कनेक्ट होने वाला जो इंस्ट्रूमेंट आपके घर का या अपने आपके इंडस्ट्री का होगा वो आपका एनर्जी मीटर होगा। और इसके बाद ही सारे लोड्स होंगे, ताकि जो भी आपका लोड पावर कंज्यूम करे उसकी रिकॉर्डिंग आपका एनर्जी मीटर करता है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो। दूसरी चीज कि जैसे आपको सप्लाई मिलता है, जैसे आपको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सप्लाई देना स्टार्ट करती है एट पर्टिकुलर वोल्टेज भी, तो चूंकि आपका जो ये पोटेंशियल कॉइल है, ये पोटेंशियल कॉइल जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, जैसे इसमें एक वोल्टेज V अप्लाई होगा तो देखो इस वोल्टेज के लिए एक क्लोज पाथ यहाँ पे बन रहा है, और जब ये क्लोज पाथ बनेगा तो ये करंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। वो जो करंट इस कॉइल से पास होगा, तो इस कॉइल से पास होने के बाद आपको भी एम्पियर सर्किट लॉ पता है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। जब इस कॉइल से करंट पास होगा तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा वो इस कोर के इस साइड से आपका निकलेगा और वो आपके इस डिस्क को कट करेगा, है ना। तो जब आपने एसी वोल्टेज अप्लाई किया है तो जो करंट प्रोड्यूस होगा वो भी एसी होगा, तो जो फ्लक्स होगा वो भी एसी होगा, और वो टाइम वेरिंग फ्लक्स जब आपके स्टैटिक जो डिस्क है उसे कट करेगा तो उसमें एक रिलेटिव मोशन होगा और उसके कारण एक वोल्टेज इंड्यूस होगा। और यहाँ पे जो वोल्टेज इंड्यूस होगा उस वोल्टेज के कारण यहाँ पे आपके डिस्क में एक करंट प्रोड्यूस होगा जिसको आप एडी करंट कहेंगे। एट द सेम टाइम जब आप यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करोगे तो एक लोड करंट होगा जो कि एंटर कर रहा होगा फेज से, और वो बाहर निकलेगा आपके लोड से होने के बाद करंट कॉइल से। जब वो करंट कॉइल से वो करंट पास होगा तो आपका करंट कॉइल भी करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगा, और अगर आपका करंट कॉइल जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टर बनेगा तो ये भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, यानी कि ये भी अपना एक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। वो फ्लक्स जब आपके डिस्क को कट करेगा तो डिस्क को कट करने के बाद उसमें भी एक वोल्टेज इंड्यूस होगा और एक करंट प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे जो आपके शंट मैग्नेट है उसके फ्लक्स के कारण और जो सीरीज मैग्नेट है उसके फ्लक्स के कारण यहाँ पे आपका दो अलग अलग वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, जिसके कारण दो अलग अलग एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब एक सीरीज मैग्नेट के कारण जो एडी करंट प्रोड्यूस हुआ है उसके और शंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा। सिमिलरली जो आपका जो शंट मैग्नेट के कारण जो एडी करंट प्रोड्यूस हुआ आपके डिस्क में, उसका आपके सीरीज मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन होगा, और इन दोनों के कारण आपका डिस्क रोटेट करेगा, ठीक है। अब जब आपका डिस्क रोटेट करेगा तो ये अनइवन होगा। अनइवन रोटेशन क्यों होगा? क्योंकि आप एक चीज, सिंपल सी चीज है ना, कि अगर कोई आपके पास डिस्क है, ठीक है, और उस डिस्क पे कोई पॉइंट बना हुआ है जिसको पकड़ के आपको डिस्क को रोटेट करना है ना, तो जब आपका डिस्क आपसे दूर जाएगा तो उसे अपनी तरफ खींचने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बट जैसे वो डिस्क आपके पास आएगा तो आप बहुत कम फोर्स लगा करके आप उसको आगे भेज सकते हो, लेकिन जैसे वो फिर से आगे जाएगा फिर उसको अपनी तरफ खींचने के लिए आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, कम ज्यादा कम ज्यादा। अब अगर आपके डिस्क पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग फोर्स अप्लाई होगा तो उसका जो रोटेशन होगा, जो उसका जो स्पीड होगा रोटेशन का, वो भी तो अनइवन होगा ना, वो भी तो कभी फास्ट कभी स्लो होगा ना। तो इससे क्या होगा कि आपके डिस्क में एक अनयूनिफॉर्म स्पीड क्रिएट होता है। उस अनयूनिफॉर्म स्पीड क्रिएट होने को नॉर्मल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ब्रेकिंग मैग्नेट यूज करते हैं। अब ब्रेकिंग मैग्नेट का अगर प्रिंसिपल समझना है तो सिंपली क्या है, ब्रेकिंग मैग्नेट से पहले हम जो अभी तक हमने डिस्कस किया वो उस हिसाब से अगर बात कर लें तो यहाँ पे क्या है, जैसे आपने वोल्टेज V अप्लाई किया, इस वोल्टेज V के अप्लाई करने से जैसे ये वोल्टेज V आपके प्रेशर कॉइल पे अप्लाई होगा, इसमें एक करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सपोज
Ip। इस करंट के आपके पोटेंशियल कॉइल में पास होने से एक फ्लक्स का प्रोडक्शन होगा, सपोज 5P। ये जो 5P है, ये जब आपके डिस्क को कट करेगा तो इसमें एक वोल्टेज इंड्यूस होगा, और उस वोल्टेज इंडक्शन के कारण सपोज मान लेते जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो वोल्टेज का नाम हमने ईवी रख दिया। तो उसमें उस इंड्यूस्ड वोल्टेज के कारण उसको एक क्लोज पाथ मिलेगा और एक करंट प्रोड्यूस होगा, और जो करंट प्रोड्यूस होगा सपोज वो आईवी। एट द सेम टाइम जब आपने वोल्टेज भी अप्लाई किया था तो फेज में एक लोड करंट होगा जो कि आपके लोड से पास होगा, और जो भी लोड करंट पास होगा वो आपके करंट कॉइल से पास होगा, है ना। तो यहां पे लोड करंट को हम करंट कॉइल करंट आईसी भी बोल सकते हैं। तो हम लोड करंट सिंपली इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये जब लोड करंट आपके करंट कॉइल से पास होगा तो ये भी तो एक अपना फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा ना, सपोज फाइसी। वो फाइसी जब आपके डिस्क को कट करेगा तो वो भी तो अपना एक वोल्टेज इंड्यूस करेगा ना। तो सपोज मान लीजिए जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है उसे हम बोल सकते हैं एसी, और इस इंड्यूस्ड वोल्टेज के कारण भी तो एक सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा आपके डिस्क में, और इसे हम बोल सकते हैं आईसी। तो अब अगर यहां पे देखा जाए तो जो करंट आईसी आपके डिस्क में प्रोड्यूस हुआ है, उस जो आपका आईसी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है वो और 5P के बीच में एक फोर्स अप्लाई होगा, और जो 5P के कारण एक जो एडी करंट आईवी प्रोड्यूस हुआ था, और इस आईवी करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, और 5C के एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन से भी आपका एक फोर्स डेवलप हो रहा है, और जिससे आपका डिस्क रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो आपका डिस्क का रोटेशन इस हिसाब से स्टार्ट हो जाता है, बट वो अनइवन है। अनइवन इसलिए है क्योंकि आपका 5P और 5C का जो पोजीशन है वो तो फिक्स है, ठीक है, बट आपका डिस्क रोटेट कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे जो आपका आईसी और आईवी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो अगर उसका पोजीशन चेंज हो रहा है तो अगर वो जैसे दूर जाएगा तो उसे अपने पास लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जैसे वो अपने पास आएगा तो फोर्स आपका कम हो जाएगा। तो हर बार फोर्स आपका कम ज्यादा होने के कारण आपका जो डिस्क होगा वो अनइवन होगा। तो उसे यूनिफॉर्म स्पीड में लाने के लिए हम यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम यूज करते हैं, और ब्रेकिंग सिस्टम जो हम यहाँ पे यूज करते हैं वो आपका परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। तो अभी तो हमने ये समझ लिया कि आपका डिस्क रोटेट कैसे करेगा। अब मैं जो आपको समझाने वाला हूं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा डिस्क जो है वो रोटेट नहीं कर रहा। अब अगर आपका डिस्क रोटेट नहीं कर रहा है तो क्या है, ये जो परमानेंट मैग्नेट है ये एक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा होगा। सपोज ब्रेकिंग मैग्नेट है तो ब्रेकिंग मैग्नेट जो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है वो 5B फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, और वो जो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है चूंकि आपका डिस्क रोटेट नहीं कर रहा है और परमानेंट मैग्नेट एक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, तो आपका डिस्क भी रोटेट नहीं हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी स्टैटिक है, तो इन दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन जीरो है, और जहां पे रिलेटिव मोशन जीरो होता है आपके कंडक्टर और फ्लक्स के बीच में, वहां पे इंडक्शन प्रिंसिपल यानी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता है, तो उसमें कोई भी वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा। बट जैसे आपका आईसी और आईवी क्रिएट होगा और उसके मैग्नेटिक फील्ड के क्रिएट होने के कारण आपका आईसी का इंटरेक्शन 5P के साथ और आईवी का इंटरेक्शन 5C के साथ होने के कारण जब आपका डिस्क रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो भले ही आपके परमानेंट मैग्नेट का जो ब्रेकिंग मैग्नेट है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टैटिक हो, बट आपका डिस्क जैसे ही रोटेट करने लगेगा उन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन क्रिएट होगा, और उन दोनों के बीच में जब एक रिलेटिव मोशन क्रिएट होगा तो उसमें भी वोल्टेज इंड्यूस होगा, यानी कि इस 5B के कारण भी एक वोल्टेज इंड्यूस यहां पे होगा। और जो वोल्टेज इंड्यूस होगा सपोज मान लेते हैं उसको हम EB बोले, तो इसके कारण भी एक सर्कुलेटिंग करंट यहां पे प्रोड्यूस होगा, और वो जो सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा सपोज वो IB करंट प्रोड्यूस होगा, तो इस IB के कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, है ना। तो अब जहां जहां पे भी आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है उसे सेटिस्फाई होने के लिए सबसे बड़ा कंडीशन ये लगता है कि लेंजेस लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए, और लेंजेस लॉ सेटिस्फाई होगा। लेकिन लेंजेस लॉ बोलता क्या है कि लेंजेस लॉ ऑलवेज ये बोलता है कि जहां पे भी इंडक्शन प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा वहां वो
तभी हो सकता है जब आपका लेंजेस लॉ सेटिस्फाई होगा। और लेंजेस लॉ ये बोलता है कि कोई भी इफेक्ट अगर प्रोड्यूस हुआ है तो वो अपने कॉज को अपोज करना चाहिए। अब अगर परमानेंट मैग्नेट में देखा जाए तो जब आपका डिस्क रोटेट नहीं हो रहा था तब भी आपका जो 5B फ्लक्स है, परमानेंट मैग्नेट का जो फ्लक्स है 5B, वो आपके डिस्क को कट कर रहा था, बट उसमें वोल्टेज इंड्यूस नहीं हो रहा था। जैसे डिस्क आपका रोटेट होने लग गया वैसे ही वो 5B जब आपके डिस्क को कट कर रहा था तो एक वोल्टेज इंड्यूस हो रहा था EV, और उस EV के कारण एक करंट प्रोड्यूस हो रहा था IB, और उस IB के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा था। यहाँ पे कॉज क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस क्यों हुआ? क्योंकि IB प्रोड्यूस हुआ था। IB क्यों प्रोड्यूस हुआ? क्योंकि EB इंड्यूस हुआ था। और EB इंड्यूस क्यों हुआ? क्योंकि आपका डिस्क रोटेट कर रहा था। क्योंकि 5B तो ऑलवेज अवेलेबल था, चाहे आपका डिस्क रोटेट हो रहा है या डिस्क रोटेट नहीं हो रहा है। तो यहां पे जो मेन कॉज है वो है IB के कारण मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे मेन जो इफेक्ट है वो है आपका IB के कारण मैग्नेटिक फील्ड, और जो मेन कॉज है कि डिस्क आपका रोटेट हो रहा था। तो लेंजेस लॉ को सेटिस्फाई होने के लिए आपका IB एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा जो आपके डिस्क के रोटेशन को अपोज करना चाहिए। अब वहां पे क्या है कि अगर आपका डिस्क बहुत फास्ट अगर रोटेट करेगा तो जो ब्रेकिंग मैग्नेट का जो IB के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसको आप ब्रेकिंग मैग्नेटिज्म कह सकते हैं, वो हाई होगा क्योंकि डिस्क का स्पीड ज्यादा होगा। और अगर ब्रेकिंग मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड अगर ज्यादा होगा तो ब्रेकिंग टॉर्क भी ज्यादा होगा, यानी कि आपके डिस्क को वो बहुत ज्यादा स्लो करेगा। अगर आपका डिस्क जो रोटेट कर रहा है अगर वो स्लो रेट से रोटेट कर रहा है तो IB के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो भी कम होगा, तो ब्रेकिंग टॉर्क कम होगा, तो आपके मैग्नेट पे जो ब्रेकिंग टॉर्क होगा वो कम अप्लाई होने की उसकी स्पीड में के रोटेशन में कम डिडक्शन होगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्क अगर आपका फास्ट हो रहा है तो ब्रेकिंग टॉर्क ज्यादा हो रहा है तो वो आपको स्लो ज्यादा कर रहा है। ब्रेकिंग टॉर्क आपका कम है क्योंकि अगर डिस्क आपका कम रोटेट हो रहा है, तो इस तरीके से क्या होगा कि आपके डिस्क को एक यूनिफॉर्म मोशन मिल जाएगा, जिससे डिस्क ऑलवेज एक यूनिफॉर्म मोशन में रोटेट करना चाहेगा, ताकि आपका जो ब्रेकिंग टॉर्क वो यूनिफॉर्म हो और एक यूनिफॉर्म स्पीड से उसे रोटेट करने को दे। तो इस तरीके से आपका डिस्क बिना ब्रेकिंग मैग्नेट के, जो कि अनइवन या अनयूनिफॉर्म स्पीड में रोटेट कर रहा था, ब्रेकिंग मैग्नेट प्रोवाइड करवाने के बाद वो एक यूनिफॉर्म मोशन में रोटेट करने लग जाएगा। और इससे जब आपका ये जो यूनिफॉर्म मोशन में रोटेट करने लग जाएगा तो अब यहां पे आपका एनर्जी मीटर का प्रॉपर वर्किंग सामने आ जाए। ठीक है, अब ये बात हुई, यहां पे हम ये कर रहे हैं कि हम डिस्कशन कर रहे हैं अपने डिस्क के रोटेशन के लिए, बट इसका रिलेशन क्या है कि हमारा लोड कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ना। तो अब अगर आपको याद हो तो हमने एनर्जी का एक फॉर्मूला लिखा था, एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t VI cos phi dt। ठीक है, अब यहां पे आप उस डिस्क के रोटेशन को रिलेट कर सकते हैं अपने एनर्जी कंजम्पशन से। कैसे? एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, या सिंपल अगर बात करें तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। कितना पावर आपने डिलीवर किया कितने टाइम के लिए, वही आपका एनर्जी कहलाता है। तो जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है, एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, और साथ ही साथ उसके बीच का जो पावर फैक्टर हो रहा है उसका। अब अगर देखा जाए तो जो आपका पोटेंशियल कॉइल है, जिसको आप प्रेशर कॉइल भी कहते हैं, शॉर्ट में जिसको आप PC बोल रहे हो, वो अगर देखा जाए तो कितना वोल्टेज आपने अप्लाई किया उतना ही उसमें वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना। यहां पे आपने कितना वोल्टेज अप्लाई किया है उसी बेस पे आपका IP प्रोड्यूस हो रहा है, और जितना आपका IP प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही आपका 5P प्रोड्यूस हो रहा है, और जितना 5P प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही EB इंड्यूस हो रहा है, और जितना EB इंड्यूस हो रहा है उतना ही IB इंड्यूस हो रहा है, उतना ही IB का मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, यानी कि जो यहां पे 5P और IB के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहे हैं? वोल्टेज पे। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहां पे जो IC प्रोड्यूस हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है EC पे, और EC डिपेंड कर रहा है कि उसको phi कितना कट कर रहा है, phi डिपेंड कर रहा है कि आपके करंट कॉइल से कितना लोड करंट पास हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो जो आपका प्रेशर कॉइल है वो वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, जो करंट कॉइल है
वो करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो अब जो आपका डिस्क रोटेट हो रहा है वो एक्चुअली आपके प्रेशर कॉइल और जो जो करंट कॉइल है इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया गया उसके बीच का ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन के कारण तो आपका डिस्क रोटेट कर रहा है। तो यानी कि आप कितना आपने वोल्टेज और करंट अप्लाई किया हुआ है अपने सिस्टम पे, वही आपके पोटेंशियल कॉइल और करंट कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड को एक मैग्नीट्यूड दे रहा है, यानी उसके स्ट्रेंथ को डिनोट कर रहा है, और उसी हिसाब से आपका डिस्क रोटेट हो रहा है। क्योंकि V आप ज्यादा अप्लाई करो, वोल्टेज आप ज्यादा अप्लाई करोगे तो IP का वैल्यू ज्यादा होगा, तो phi का वैल्यू ज्यादा होगा, तो EV का वैल्यू ज्यादा होगा, तो IV का वैल्यू ज्यादा होगा। यानी कि phi का जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है आपके डिस्क में उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब अगर आपका लोड करंट ज्यादा है तो आपका phi का वैल्यू ज्यादा है, phi का वैल्यू ज्यादा है तो EC का वैल्यू ज्यादा है, EC का वैल्यू ज्यादा है तो IC का वैल्यू ज्यादा है। यानी कि आप जितना ज्यादा वोल्टेज और करंट अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा आपके शंट मैग्नेट और सीरीज मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा, और इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा, डिस्क पे जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, उसे रोटेट करने के जो टॉर्क लगेगा वो उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि यहां पे डिस्क का रोटेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी कंजम्पशन या एनर्जी डिलीवरेंस है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप ये बोल सकते हैं कि आपके डिस्क का रोटेशन जो होगा वो उतना ही होगा जितना आपका एनर्जी कंज्यूम हो रहा होगा। और ये आपके इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का क्या कहते हैं, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का वर्किंग प्रिंसिपल। So students, we have achieved our learning outcome, that is principle of operation of induction type energy meter. So let's have a knowledge check.